हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8। हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे फॉर यूपीएससी एग्जाम। आज के चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। सो आज हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में बात करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है नेमिंग ऑफ अमेजोन। ना गाइस, अमेजोन के ये वाला अमेजोन है जिससे हम चीजें ऑर्डर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअली एक रिवर के बारे में, ठीक है ना। ये रिवर का नाम अमेजोन रखा क्यों गया? When Spanish explorers discovered the Amazon River, so उन्होंने एक रिवर एक्सप्लोर करी जिसका नाम उन्होंने अमेजोन रखा। पर क्यों रखा? ठीक है। They were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. तो जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स आए थे इस रिवर के पास तो उनके ऊपर एक अटैक हुआ था, ठीक है, बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स जो वहां के थे, एंड दे वर वेयरिंग हेडगियर्स एंड ग्रास स्कर्ट्स. These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in the ancient Roman Empire as the Amazons. सो एंशियंट रोमन एम्पायर में, ठीक है, एक ट्राइब होगी, फियर्स ट्राइब होगी, वुमेन वॉरियर्स, तो उनका नाम अमेजोन। एंड देयरफॉर जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स इस रिवर के पास उन्होंने ये चीज वापस से देखी, ठीक है, तो उनको उन्हें ट्राइब की याद आ गई, ठीक है, वुमेन वॉरियर्स की याद आ गई जो अमेजोन्स कहलाते हैं। देयरफॉर जो रिवर है उनका नाम अमेजोन रख दिया गया। सो वहां से नाम लिया गया है बाय द एंशियंट रोमन एम्पायर के एक वुमेन वॉरियर्स थे, उनके जो ट्राइब्स है वो अमेजोन नाम था। देयरफॉर वहां से उन्होंने नाम लिया था और इस रिवर को अमेजोन नाम दिया था। सो ये था कि हमने कैसे जो नाम है रिवर का वो अमेजोन रखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। नाउ अमेजोन बेसिन क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अमेजोन बेसिन में लाइफ है वो कहाँ पे है, कैसी है। लाइज नियर द इक्वेटर। सो ये जो रिवर है वो कहाँ पे लाई करती है? लाइज नियर द इक्वेटर। इक्वेटर एकदम सेंटर में होता है, राइट। लाइज नियर द इक्वेटर 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, नोन एज इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटर के पास में, देयरफॉर द नेम कम्स एज द इक्वेटोरियल रीजन। Amazon river flows from west to east. तो Amazon river जो है वो वेस्ट से ईस्ट जाती है, फ्रॉम द एंडीज माउंटेन्स टू द अटलांटिक ओशन। सो वेस्ट से ईस्ट जा रही है, मतलब एंडीज माउंटेन से अटलांटिक ओशन जा रही है। रिवर का जो माउथ है, ठीक है, वो एक जाके एंड होता है। सो माउथ क्या होता है? वेयर द रिवर मीट्स अनदर बॉडी ऑफ वाटर। मतलब वही होता है, एक रिवर का माउथ क्या कहलाता है कि एक रिवर जो है जब वो किसी और बॉडी ऑफ वाटर से मिल जाती है उसे हम कहते हैं कि द माउथ ऑफ द रिवर। इट हैज मेनी ट्रिब्यूटरीज फॉर्मिंग अ वास्ट अमेजोन बेसिन। तो ये क्या होता है? एक अमेजोन रिवर है, ठीक है, वो एक रिवर आ रही है और फिर वो बहुत से ट्रिब्यूटरीज से मिलती है। फिर ये ट्रिब्यूटरीज और अमेजोन दोनों मिलके एक बड़ा सा अमेजोन बेसिन बनाते हैं। एंड देयरफॉर द नेम कम्स एज कि ये बहुत बड़ा एक अमेजोन बेसिन फॉर्म हो रहा है। Basin covers parts of Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and Venezuela. तो ये जो अमेजोन रिवर है, अमेजोन रिवर आते हैं, बहुत से ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है। ये अमेजोन रिवर और ट्रिब्यूटरीज दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा सा अमेजोन बेसिन बनाता है। तो ये जो बेसिन है बहुत सारे पार्ट्स को कवर करता है, दैट इज ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। तो यहाँ पे पूरा हमारा अमेजोन बेसिन जो है एक पार्ट को कवर करता है ना। यहाँ पे एक ग्लॉसरी था जो मैंने एनसीईआरटी से निकाला, ट्रिब्यूटरीज का। These are small rivers that join the main river. Now guys, ये हम ऑलरेडी ज्योग्राफी के इसमें चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ऑक्सबो लेक के बारे में। हमें वापस से बताया कि ट्रिब्यूटरीज क्या है। ये सब छोटी छोटी रिवर्स होती है जो मेन रिवर को ज्वाइन करती है। वैसे ही अमेजोन जो मेन रिवर है उसमें छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, जो छोटी रिवर्स है वो उसमें ज्वाइन करती है, देयरफॉर एक पूरा अमेजोन बेसिन बनता है। The main river, along with all its tributaries that drain एन एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन। तो वही बात करें कि जो मेन रिवर है पूरी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो सब मिल गई है वो एक जगह ड्रेन करती है, ठीक है, तो वो पूरा एक रिवर बेसिन बनाता है, फिर उसे हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो वही हमारा अमेजोन बेसिन है। द अमेजोन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बेसिन, रिवर बेसिन, अमेजोन बेसिन है। चलते हम नेक्स्ट, इसके हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हॉट एंड वेट थ्रू ऑफ द ईयर रहता है ना। ये चीज आपको पता है ना कि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, राइट। इक्वेटर के जो पास के जो रीजन्स होते हैं, ठीक है, वहां पे जो क्लाइमेट होता है वो यूजली कैसा होता है? हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर दिखते हैं वहां पे। सो हॉट एंड वेट रहता है थ्रू ऑफ द ईयर। डे एंड नाइट टेम्परेचर आर ऑलमोस्ट इक्वल। बहुत ह्यूमिड एरिया, ह्यूमिड मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है हवा में बहुत ज्यादा है, तो आपको एक स्वेटी स्वेटी फील होगा, स्किन फील्स स्टिकी। बहुत ह्यूमिड वेदर है। रेन ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑफन सडनली, बारिश बहुत होती है वहां पे। हाई टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी है, जिसे हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोलते हैं। इसलिए हम इक्वेटोरियल का क्लाइमेट का नाम ही है कि हमारे सबसे हाई टेम्परेचर रहता है, हाई ह्यूमिडिटी, एकदम चिपचिप वाला मौसम समझो आप। तो एक ऐसा क्लाइमेट हमारे इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की। ना गाइज, हमने जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में हमने रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करी थी, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात करी थी, वही रेन फॉरेस्ट की हमें बात हो रही है।
हैवी रेनफॉल होती है, वही सेम चीज, बहुत डेंस फॉरेस्ट है ये और बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे, हैवी रेनफॉल होता है। थिक कैनोपी ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ना, रेन फॉरेस्ट इतना घना जंगल है ना वो, वहाँ पे पूरा एक थिक कैनोपी बन जाता है, मतलब आप समझो कि पूरा एक डेंस कवर है पूरे ट्रीज का ऊपर, जिसकी वजह से जो सनलाइट है ना वो नीचे ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती है। सो ग्राउंड रिमेन्स डार्क डैम्प एंड सपोर्ट्स शेड लविंग प्लांट्स। तो जो ग्राउंड है पूरा अंधेरे से भरा हुआ है क्योंकि सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रही है पूरे एक डेंस कवर की वजह से जो ऊपर ट्रीज से फॉर्म हो चुका है। सो ग्राउंड इट रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। Epiphytes like orchids and bromeliads grow on trees. So trees पे orchids and bromeliads grow होते हैं। अब bromeliads के बारे में एक do you know दिया हुआ था एनसीईआरटी में हमारे। bromeliads एक ऐसे special plants है। bromeliads are special plants that store water in their leaves. So bromeliads एक ऐसा special plant है जो ना अपने leaves में water store करता है। So animals like frogs use these pockets of water for laying their eggs. तो जैसे animals जैसे frogs हो गए जो मेंढक है, ठीक है, वो ये छोटे छोटे pockets of water को इस्तेमाल करता है for laying their eggs. तो ये एक बात बताई गई थी about the bromeliads जो trees पे grow होते हैं in rainforests. नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ, दैट इज फौना के बारे में, कैसे वहां पे वाइल्ड लाइफ है, कैसे एनिमल्स हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्ड्स के बारे में। द बर्ड्स अगर हम देखने की बात करें वहां पे है टूकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ब्राइट कलर्स और लार्ज बीच, मतलब बहुत ब्राइट कलर्स की बर्ड्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है वहां का। एनिमल्स में मंकी, स्लॉथ्स एंड ईटिंग टेपर्स भी हैं वहां पे। रेप्टाइल्स की बात करें तो क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, एनाकोंडास एंड बोआ कंस्ट्रक्टर्स, बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा, स्नेक्स, पाइथन, क्रोकोडाइल्स, ये सब हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि एनाकोंडा बहुत बड़ा है, याद है, रेन फॉरेस्ट में। इंसेक्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज आपको इंसेक्ट्स की वहां देखने को मिलेगी। फिश में पिराना भी है, अ फ्लैश ईटिंग फिश। पिराना एक बहुत, आप कह सकते हैं बहुत खूंखार फिश होती है, इट्स अ फ्लैश ईटिंग फिश। एक्सट्रीमली रिच बायोडाइवर्सिटी है यहाँ का। सो वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी सब बहुत रिच है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं, हम पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। सो नाउ पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट मतलब वहां के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पीपल क्लियर स्मॉल फॉरेस्ट एरियाज टू ग्रो फूड। तो जो लोग वहां पे रहते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर करके वहां पे अपना खाना उगाते हैं। दे ग्रो फूड देयर। मेन हंट एंड फिश अलोंग रिवर्स, वो हंटिंग करते हैं, ठीक है, एंड फिशिंग करते हैं। विमेन ग्रो क्रॉप्स एंड फीड फैमिलीज। जो विमेन है वहां की वो क्रॉप्स ग्रो करती है एंड दे फीड देयर फैमिलीज। अगर हम मेन क्रॉप्स के बारे में बात करें तो एक टापियोका, pineapple and sweet potato. These three are the main crops of the rainforest. प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, समझो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ना गाइस, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है इसके बारे में हमें अच्छे से बताया गया। इट्स अ वे ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड। सो बेसिकली जब वो कुछ ग्रो करते तो एक वे है ये कल्टीवेशन का। इसका मतलब क्या होता है, वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज। आपको नाम से पता चल रहा होगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब क्या होगा, कि ऐसा लैंड कल्टीवेशन करने का तरीका है वेयर फार्मर्स क्या करते हैं, वो एक पीस ऑफ लैंड को पूरा क्लियर करते हैं, या तो स्लैशिंग करके या तो पूरे कटिंग करके, और फिर वहां पे ना जला देते हैं, उसको जला देते हैं। देयरफॉर जो जलने की वजह से जो सॉइल है ना वहां की वो न्यूट्रिएंट से भर जाती है, तो उसके ऊपर वो पूरा एक लैंड क्लियर करके दे ग्रो द न्यू क्रॉप्स, और इसी तरह उनका एग्रीकल्चर चलता रहता है। सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, इट इज अ वे ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड bushes. These are then burnt, which releases the nutrients into the soil. Now crops are grown in this cleared field for few years. कुछ सालों तक यही जो हमारा जो लैंड है उसको क्लियर करके उस पर एग्रीकल्चर अपने क्रॉप्स उगाते हैं। सो दिस इज हाउ स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड एंड क्रॉप्स के बारे में। अगर हम स्टेपल फूड के बारे में, स्टेपल डाइट की बात करें तो आता है मैनियोक, इट्स ऑल्सो नोन एज अ कसावा। ग्रोज अंडरग्राउंड लाइक पटेटो, पटेटो की तरह ये एक अंदर जमीन के अंदर ग्रो करता है। ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स एज प्रोटीन, ये जो है ना वो क्वीन एंड्स खाते हैं। कैश क्रॉप्स की बात करें तो कॉफी, मेज और कोकोआ इनके कैश क्रॉप्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउस एंड शेल्टर के बारे में। अब लोगों के घर कैसे हैं वहां पे। वुड फ्रॉम फॉरेस्ट यूज फॉर बिल्डिंग होम्स, ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो लकड़ियां कहाँ से लेंगे, फॉरेस्ट से ही लेंगे ना अपना घर बनाने में। उनके जो घर है वो लकड़ी के बने हुए हैं, दे आर यूजिंग द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट टू बिल्ड देयर होम्स। थैच्ड हाउसेज आर शेप्ड लाइक बीहाइव्स, जो उनके घर में एकदम बीहाइव्स की तरह आपको देखने को मिलेंगे। मलोका क्या है, a large community house with steep slanting roofs। तो मलोका एक नाम दिया गया है उनके एक लार्ज कम्युनिटी हाउसेस को जिसमें steep slanting roofs आपको देखने को मिलेंगे।
आगे बढ़ते हैं हम, चेंजेस इन लाइफस्टाइल। ना रेन फॉरेस्ट में वहां पे लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ, क्या क्या नए नए चेंजेस आज के बारे में बात कर रहे हैं। अर्लियर फॉरेस्ट रीच्ड ओनली बाय रिवर। ना पहले क्या होता था कि अगर आपको फॉरेस्ट जाना है वहां पे, तो आपके पास जो एक तरीका है वहां जाने का वो क्या है, रिवर ही है। आप नदी के थ्रू ही उस फॉरेस्ट तक पहुंच सकते हो। लेकिन 1970 से क्या हो गया, चेंजेस आ गए। एक ट्रांस अमेजन हाईवे बिल्ट हो गया, जिससे एक इजियर एक्सेस मिल गया आपको फॉरेस्ट के पास जाने के लिए। पहले क्या होता था, फॉरेस्ट सिर्फ नदी के थ्रू ही जा सकते थे, पर अब एक ट्रांस अमेजन हाईवे बिल्ट हो गया, सो इट्स रियली इजियर टू गो देयर। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स भी यूज किए जाते हैं फॉर ट्रैवलिंग देयर। इंडिजिनियस पीपल डिस्प्लेस्ड बट कंटिन्यू ट्रेडिशनल फार्मिंग। इंडिजिनियस पीपल जो है वो भले ही डिस्प्लेस हो गए हो, बट स्टिल वहां पे ट्रेडिशनल फार्मिंग अभी भी कंटिन्यूड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट के बारे में। ना गाइस, अब हम सबको पता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू डेवलपमेंट एंड फार्मिंग। ना डेवलपमेंट की वजह से, फार्मिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हैबिटेट्स। ना पेड़ के कटने की वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स है जिनका हैबिटेट है वहां पे, जिनका घर है, वो सब नहीं है वहां पे, अब सब कट चुका है। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी एक लॉस हो रही है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, और हैबिटेट्स भी जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट्स। टॉप सॉइल वॉश्ड अवे बाय हेवी रेन्स। हेवी बारिश, हेवी मतलब बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो टॉप सॉइल है, ऊपर की परत जो है, ठीक है, मिट्टी की, वो वॉश अवे हो रही है, पूरी उखड़ रही है। फॉरेस्ट टर्निंग इनटू बैरन लैंड। तो अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टॉप सॉइल वॉशिंग अवे, ठीक है, फॉरेस्ट कट रहा है, जो फॉरेस्ट है वो किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक बैरन लैंड, खाली एक सूखे लैंड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। सो रेन फॉरेस्ट का ये सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हम उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो गाइस, अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, अभी हम अमेजोन रिवर के बारे में बात कर रहे थे, उसके आसपास जो रेन फॉरेस्ट है उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। हम सबको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर भी हमारे इंडिया से जाती है, राइट। सो ये भी एक बहुत बड़ा बेसिन फॉर्म करता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सो अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो हमने पहले बात करी अमेजोन रिवर के बारे में, अब हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में। They are formed by the tributaries of Ganga and Brahmaputra rivers. ना आपने ये चीज देखी, ब्रह्मपुत्र रिवर्स भी बोले गए ना। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, उसके बहुत अलग अलग नाम है, अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। सो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो फॉर्म होती है, इन दोनों के रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज से आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म होता है। It lies in the subtropical region that is 10 degree north to 30 degree north. Subtropical region में आपको ये देखने को मिलेगा, and it is around 10 degree north to 30 degree north. मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सब गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये यमुना है, ये गंगा है, देन वी हैव गोमती, सोन, गंडक, घाघरा, ये सब हमने इंडिया के मैप में बहुत बार देखा हुआ होगा। ये सब रिवर्स है, ट्रिब्यूटरीज है ऑफ गंगा। बेसिन कवर्स प्लेन्स, फुट हिल्स, माउंटेन्स एंड द सुंदरबंस डेल्टा। तो ये जो बेसिन है वो एक प्लेन्स भी कवर करते हैं, फुट हिल्स भी कवर करते हैं, माउंटेन्स भी कवर करते हैं, सुंदरबंस डेल्टा तक भी जाते हैं, उसको भी कवर करते हैं। तो ये जो बेसिन है यही के गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स के पूरे ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म हो रहे हैं, और ये बेसिन इन सब जगहों को कवर करता है। लास्ट वी हैव ऑक्सबो लेक्स आर कॉमन इन द प्लेन्स। अगर हम प्लेन्स के बारे में बात करें, जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऊपर आता है हमारे प्लेन्स, ठीक है, जो फॉर्म हो रहे हैं रिवर्स की वजह से, वहां पे ऑक्सबो लेक्स भी बहुत देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ऑक्सबो लेक्स क्या होता है याद है, हमने ये प्रीवियस वीडियो में, आई थिंक हमने इसी के जस्ट और पुराने वाले चैप्टर में बात करी थी, ऑक्सबो लेक के बारे में याद है, जब हमने वर्क ऑफ रिवर के बारे में बात करी थी। ये कैसे रिवर आता है और फिर सेडिमेंट्स भरने की वजह से एक रिवर का छोटा सा पार्ट कट जाता है, मतलब वो मियांडर कहलाता है, जो ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ऑफ रिवर है वो कट जाता है, फिर एक छोटा सा ऑक्सबो लेक बन जाता है। तो ये सब प्लेन्स में बहुत कॉमन है। तो ये जो प्लेन्स पे पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, जो बेसिन फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब किससे हो रहा है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स से फॉर्म हो रहा है, और उनके ट्रिब्यूटरीज। आगे बढ़ता हम इनके क्लाइमेट के बारे में। मॉनसून क्लाइमेट रहता है, रेंज फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। तो यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट है, हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स। सो बेसिकली यहाँ का जो क्लाइमेट है ऐसा कि जो गर्मी है वो बहुत गर्म रहेगा, ठीक है, गर्मी रहेगी, एंड विंटर जो है वो कूल रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोपोग्राफी एंड पॉपुलेशन के बारे में। जो माउंटेन्स है बहुत स्टीप स्लोप्स और लेस पॉपुलेटेड, माउंटेन्स जो है ना बहुत स्टीप स्लोप्स है वहां पे, ठीक है, और लेस पॉपुलेटेड, ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी वहां पे, जो लोग हैं वो कम रहते हैं, दे आर लेस पॉपुलेटेड। अगर लेकिन हम प्लेन्स की बात करें तो वहां का सॉइल बहुत फर्टाइल है।
आई होप आपको ये बात पता होता है कि जो प्लेन्स है वो पूरे रिवर्स के सेडिमेंट से बनता है, राइट। सो वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होता है बिकॉज ऑफ दैट डिपॉजिटरी थिंग, ठीक है, जो पूरा वहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं, तो वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज सेडिमेंट्स जो रिवर साथ में लेकर आते हैं, तो प्लेन्स ऐसे ही फॉर्म होते हैं। तो ये बहुत एक फर्टाइल सॉइल है, तो देयरफॉर डेंस पॉपुलेशन वहाँ आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता है, लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे रहता है, आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, देयरफॉर वहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। नाउ गाइस, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन क्यों है, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे सूटेबल सॉइल आपको प्लेन्स में देखने को मिलेगा, तभी वहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। सो माउंटेन्स लेस पॉपुलेटेड है, प्लेन सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, डेंस पॉपुलेशन है वहां पे, और वहां का जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। सो मेन क्रॉप है दैट इज पैडी, नीड्स हाई रेनफॉल। पैडी क्रॉप जो है उनको बहुत ज्यादा बारिश चाहिए होती है, सो मेन क्रॉप पैडी है। अदर क्रॉप्स के बारे में बात करें तो एक व्हीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स, ये सब अदर क्रॉप्स में आते हैं। अब हम कैश क्रॉप्स के बारे में बात करें, सो शुगर केन, जूट, टी, बनाना, ये सब कैश क्रॉप्स में आता है एग्रीकल्चर। सिल्क प्रोडक्शन इन बिहार एंड असम, बिहार एंड असम में सिल्क प्रोडक्शन बहुत होता है, और टेरेस फार्मिंग होती है इन हिली एरियाज। तो ये सब एग्रीकल्चर के बारे में था कि वहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या होता है। मेन क्रॉप्स अगर हम पैडी क्रॉप्स के बारे में बात करें, बाकी जो दूसरी क्रॉप्स है वो मीट में सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये सब होता है। कैश क्रॉप्स में आपका शुगर केन, जूट, टी, बनाना आता है। बिहार एंड असम में सिल्क प्रोडक्शन बहुत होता है, और हिली एरियाज में लोग टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम वेजिटेशन के बारे में। सो नाउ वेजिटेशन के बारे में बात करें तो हम प्लेन्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज मिलेंगे आपको देखने को। प्लेन्स में क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज है, और उन ट्रीज में टोटल जो एग्जांपल्स है वो क्या है, टीक, साल, पीपल, ये सब आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज में देखने को मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में बात करें तो वहाँ पे थिक बैम्बू ग्रूव्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बहुत सारे थिक थिक बैम्बू ग्रूव्स देखने को मिलेंगे आपको। डेल्टा में मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, और अगर माउंटेन्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज, पाइन, देवदार, फर, ये सब ट्रीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, हमने वहाँ पे सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात करी थी। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, कॉनिफरस ट्रीज, ये सब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, टाइप्स ऑफ ट्रीज है जो आपको प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन, डेल्टा और माउंटेन्स में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम वाइल्ड लाइफ के बारे में। सो वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे जो कॉमन वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिले वो है एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड मंकीज, ये बहुत कॉमन एनिमल्स है जो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। वन हॉर्न राइनोसेरस है जो आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने को मिलेगा। इट इज रियली नो ब्यूटीफुल, एक वन हॉर्न राइनोसेरस है जो आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने को मिलेगा। बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स डेल्टा एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम फिश की बात करें तो रोहू, कटला, हिल्सा, ये सब फिशेस के बारे में बात हो रही है। एंड स्टेपल डाइट वहाँ की फिश एंड राइस है। सो एक तो सबसे सुंदर एनिमल जो है वन हॉर्न राइनोसरस, लोग उसको देखने के लिए जाते हैं वहाँ पे। सो ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको वन हॉर्न राइनोसरस देखने को मिलेगा। कॉमन एनिमल्स के बारे में बात करें तो एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स एंड मंकीज आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल टाइगर भी है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स है डेल्टा एरिया में। फिशेस तीन तरह के, रोहू, कतला एंड हिल्सा, और स्टेपल डाइट जो है वहाँ के लोग दैट इज फिश एंड राइस। आगे बढ़ते हैं हम, एक पॉइंट था ब्लाइंड डॉल्फिन्स के बारे में, और ये ब्लाइंड डॉल्फिन्स क्या है। इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र, अगर हम बात करें फ्रेश वाटर्स की, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन कॉल्ड सुसु, ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड। गाइस आपको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स में ना उनके जो फ्रेश वाटर्स में डॉल्फिन्स रहती है, ठीक है, जिनको हम लोकली कहते हैं सुसु। इट्स अ ब्लाइंड डॉल्फिन, ठीक है, ये पाई जाती थी वहां पे। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। ऐसा माना जाता है कि अगर वहां पे ये डॉल्फिन्स है तो बेसिकली जो रिवर की हेल्थ है वो इसको इंडिकेट करती है, रिवर हेल्दी है। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विथ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीशीज। ना आपने ये चीज नोटिस करी कि गंगा में बहुत कम दिखने लगे, गंगा में बहुत कम हो गया डॉल्फिन्स का दिखना। सो रिवर में जो केमिकल वेस्ट जा रहा है ये सब स्पीशीज को मार रहे हैं, ठीक है। सो ब्लाइंड डॉल्फिन जिसे हम लोकली कहते हैं सुसु, ये बहुत वहां पे दिखते थे पहले, लेकिन अब जो अर्बन वेस्ट की वजह से ये जो स्पीशीज है वो मर रही है, खत्म हो रही है। सो ये इंडिकेट करती है द हेल्थ ऑफ द रिवर। आगे बढ़ते हम सिटीज एंड पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर सिटीज एंड पोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है सिटीज की वजह से, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, अर्बन वेस्ट हो गया, ये सब बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। मेजर सिटीज की अगर हम बात करें, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सब अर्बन सिटीज है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा।
इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक वेस्ट पल्यूट रिवर्स। ना यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर को पल्यूट किया जाता है। आपको पता है कानपुर में गंगा का क्या हाल है, बहुत ज्यादा कचरा, प्लास्टिक वेस्ट सब रिवर्स में डाला जाता है। रिवर से बहुत बुरे हाल है। डू यू नो में 2 पार्ट्स थे जो मैंने एनसीईआरटी से लिए। सबसे पहला, टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। सो गंगा रिवर इतनी ज्यादा पोल्यूट हो गई कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाने पड़े कि वो गंगा रिवर को साफ कर सके। सो दे हैड टू कंजर्व द रिवर गंगा, दे हैव मेक अ प्रोग्राम नेम्ड एज नमामि गंगा प्रोग्राम। इवन हमारे पीएम मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत मिशन भी शुरू किया था ऑन 2 अक्टूबर 2014 to accelerate the effects to achieve universal sanitation coverage and to put force on sanitation. The Prime Minister of India launched Swachh Bharat Mission on 2 October 2014, मतलब 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती वाले दिन। सो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का भी ऐलान किया था ऑन 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमने रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज के बारे में याद है, बहुत अच्छे से पढ़ा था हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, सबसे पहले रोडवेज एंड रेलवेज बहुत ज्यादा प्लेन्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। अगर हम प्लेन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे रोडवेज और रेलवेज जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। वाटरवेज एक इम्पोर्टेंट है अलॉन्ग द रिवर्स। कोलकाता एक मेजर पोर्ट है ऑन रिवर हुगली। आपको पता है कोलकाता में जो हुगली रिवर बहुत फेमस है, तो एक बहुत बड़ा मेजर पोर्ट है कोलकाता में। मैनी एयरपोर्ट्स इन द रीजन, यहाँ पे एयरपोर्ट भी बहुत ज्यादा आपको देखने में, तो बेसिकली बहुत एक डेवलप्ड रीजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूरिज्म के बारे में। सो ना टूरिज्म की बात करें तो ताजमहल आगरा में है। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है बहुत सुंदर सा जो हमें आगरा में है। इट्स ऑन द रिवर यमुना, ये हमारा ताजमहल है। इलाहाबाद जो कि अब नाम प्रयागराज हो चुका है, वहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना है। बुद्धिस्ट स्तूपास आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलेंगे। जो हमारे बुद्धिज्म की जो बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध जी की जो स्तूपा बने हुए हैं वो सब आपको उत्तर प्रदेश एंड बिहार में देखने को मिलेंगे। लखनऊ इमामबाड़ा, काजीरंगा एंड मानस आसाम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अरुणाचल प्रदेश में आपको उनका यूनिक ट्राइबल कल्चर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें टूरिज्म में आती है कि वहाँ पे आप कहाँ घूम सकते हैं एज अ टूरिस्ट। तो ये सब बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी इन दिस रीजन। आगे बढ़ते, एक केस स्टडी लिखी हुई थी जिसको मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लेक अ सोर्स ऑफ लाइफ। बेसिकली हमें एक लेक के बारे में बात बताई गई है और ये बताई गई है इस रीजन में, मतवाली मौन बिहार। बिनोद एंड फेलो फिशरमैन क्लीन्ड एन ऑक्सबो लेक टू स्टार्ट फिश फार्मिंग। सो आपको पता है ऑक्सबो लेक फॉर्म हो जाती रही प्लेन्स में, तो उन्होंने क्या सोचा, एक बिनोद और उनके जो फेलो फिशरमैन है उन्होंने ये सोचा कि वो एक ऑक्सबो लेक में ना फार्मिंग करता है, फिश फार्मिंग करता है। उन्होंने वी जैसे वेलिनेरियन हाइड्रिला जो है वो उन्होंने फिश फूड एज अ सर्व किया वहाँ पे। फर्टाइल लैंड अराउंड लेक ग्रोस पैडी मेज एंड पल्सेस। तो वहाँ का जो फर्टाइल लैंड है लेक के पास, वहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स जो थे वो ग्रो किए, पैडी मेज पल्सेस। बफलोज यूज फॉर प्लोइंग फील्ड्स। तो जो फील्ड्स को प्लो करने के लिए बफलोज का इस्तेमाल किया गया। एक गुड फिश यील्ड होने लगा, जिससे क्या है, तो खाना भी मिलता है फिश की वजह से, आपकी इनकम भी आती है, सप्लाई टू नियर बाय टाउन्स। सो बेसिकली फिश यील्ड जो है वो बहुत अच्छा है वहाँ। Community lives in harmony with nature, must prevent pollution to protect fish cultivation and livelihood. तो ये बात एक्चुअली इस रीजन की हो रही, मतवाली मौन बिहार की, जहाँ पे ये लोग ये बताया कि विनोद और उनके जो फेलो फिशरमैन हैं, ठीक है, उन लोगों ने एक ऑक्सबो लेक को साफ करके वहाँ पे फिश फार्मिंग शुरू करी। फिश का जो फूड है वो वेलिनेरियन हाइड्रिला सर्व किया, ठीक है, फर्टाइल लैंड को इस्तेमाल किया क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, फील्ड्स को प्लो करने के लिए बफलोज का इस्तेमाल किया, और वहां पे एक अच्छा फिश हील हुआ जिसकी वजह से उनको खुद का खाना भी मिल गया और उसकी एक इनकम भी आने लगी बाय सेलिंग दैट फिश टू द नियर बाय टाउन्स। सो कम्युनिटी बहुत हार्मनी में रह रही है नेचर के साथ, वहां के फर्टाइल लैंड को इस्तेमाल करके, पानी को इस्तेमाल करके, फिश हील्ड को इस्तेमाल करके दे आर गेनिंग इनकम एज वेल एज फूड। सो आप ये बता सकते हैं कि लेक कितनी काम की चीज है, एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है लोगों के लिए, उनका खाना भी उससे आ रहा है, उनकी इनकम भी आ रही है। सो एक बेसिकली केस स्टडी था बताने के लिए कि लेक कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर सम पीपल, सो एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। यहीं हम हमारा वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया और समझ में भी आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आपको इस चैप्टर के पीपीटी नोट्स और मेरे हैंड रिटन नोट्स दोनों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।